किसी वस्तु की मांग की मात्रा सर्वाधिक रूप से वस्तु की कीमत पर डिपेंड करती है। कीमत व मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है, दोनों में उल्टा संबंध होता है। लेकिन इसमें डिपेंड करती है मात्रा और स्वतंत्र रूप से चेंज होती है कीमत। परिवर्तन सिर्फ कीमत में होता है, मांग उसके आधार पर स्वतः चेंज हो जाती है। ऐसे ही नंबर 2 पे आता है उपभोक्ता की रुचि, आदत तथा फैशन। तो अर्थशास्त्र के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें रुचि, पसंद, फैशन, आय, ये सभी किसी वस्तु की मांग को या किसी को भी प्रभावित करने के लिए अपना अहम रोल निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। उपभोक्ताओं की रुचि, आदत तथा फैशन में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तुओं की मांग भी बदल जाती है। यदि किसी वस्तु का फैशन चला जाता है तो वस्तु कितनी सस्ती हो जाए, कितनी महंगी हो जाए, तो उसकी डिमांड नहीं रहती है। यदि किसी वस्तु का फैशन आ जाता है तो वस्तु कितनी महंगी क्यों ना हो, उसको फैशन के आधार पर खरीद करके उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी, धोती कुर्ता के स्थान पर पैंट शूट के 2 बटन के स्थान पर 3 बटन या 4 बटन आदि, इनके आधार पर वस्तु की मांग कम एवं अधिक होती है। जैसे जैसे फैशन चला जाता है वैसे वस्तु की मांग कम हो जाती है, फैशन आ जाता है किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। या किसी वस्तु के प्रति हमेशा रुचि बनी रहती है तो उस वस्तु की कीमत चाहे कितनी बढ़े कितनी घटे, उसको लगातार खरीदा जाता है। हमारी आदत बन जाती है कि हम इस वस्तु को ही यूज करेंगे और किसी को यूज करेंगे नहीं, तो उस वस्तु की कीमत के ऊपर भी कितना ही फर्क पड़ जाए, लेकिन हम उस वस्तु की मांग को बहुत अधिक मात्रा में कर सकते हैं और उसकी आदत हमें यूज करने की है ही नहीं, तो उसको क्रय करने के लिए मना भी कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक आता है मौद्रिक तथा वास्तविक आय, चेंज इन मनी एंड रियल इनकम। वस्तु की कीमत के बाद दूसरी अहम बात जो आती है वो ये है उपभोक्ता की आय। मौद्रिक आय में परिवर्तन का अर्थ मुद्रा तथा क्रय शक्ति की मात्रा में परिवर्तन से है, जबकि वास्तविक आय में परिवर्तन से तात्पर्य पूर्ण आय से क्रय की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन से है। यदि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में वृद्धि होती है तो उसके पसंदगी मान स्केल ऑफ प्रीफरेंस में आवश्यक परिवर्तन हो जाता है। आय में परिवर्तन होने पर वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार से परिवर्तन होते जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 आता है जनसंख्या में परिवर्तन, चेंज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या बढ़ रही है तो वस्तुओं का डिमांड स्टेटस बढ़ेगा। जनसंख्या घट रही है तो वस्तुओं की मांग घट जाएगी, क्योंकि उपभोग करने वाले नहीं रहेंगे तो मांग कहाँ से होगी। और जनसंख्या बढ़ रही है तो मांग बढ़ती है, क्योंकि उपभोग करने के लिए जनसंख्या बढ़ रही है तो जितने व्यक्ति बढ़ेंगे उतनी इसकी डिमांड बढ़ेगी। जिस देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है वहाँ बच्चों का अनुपात अधिक पाया जाने के कारण बच्चों के उपयोग की वस्तुओं जैसे दूध, बिस्किट, गुड़िया, टॉफ़ी, चॉकलेट आदि की मांग अधिक होती है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या में कमी होती है तो बुढ़ापे का सामान अर्थात बूढ़ों का अनुपात अधिक होगा, इसलिए उनकी पसंदगी की वस्तुओं जैसे घड़ी, चश्मे, घड़ियाँ, छड़ियाँ, बैत, व्हीलचेयर, दवाइयाँ आदि की मांग बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है और किस एज में हो रहा है। तो जिस एज का परिवर्तन अधिक होगा उसी एज की डिमांड में परिवर्तन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जनसंख्या का में जो परिवर्तन होता है वो मांग की मात्रा को सीधा प्रभावित करता है। नंबर 5 आता है प्रतिस्थापन तथा पूरक वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी प्रतिस्थापन तथा पूरक वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो जाता है। प्रतिस्थापन वस्तु जो होती हैं एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना, और पूरक वस्तु वो होती है जिसमें एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को प्रयोग करना अनिवार्य होता है। उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं, अनिवार्य वस्तु भी कहते हैं। तो यदि किसी एक प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित दूसरी प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग में स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यदि
चाय की कीमत में परिवर्तन होता है, अर्थात चाय पहले की अपेक्षा महंगी हो जाती है, तो व्यक्ति या उपभोक्ता चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग करने लग जाएंगे, क्योंकि जब चाय और कॉफ़ी की कीमत में परिवर्तन नहीं रहेंगे तो चाय क्यों, कॉफ़ी पी जाए। इसलिए बेटर है कि कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाएगी। तो मांग, कीमत में परिवर्तन हो रहा है चाय के और मांग में परिवर्तन हो रहा है कॉफ़ी के। ऐसे ही दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें क्या सिस्टम होता है कि दो वस्तुएं एक साथ प्रयोग में ली जाती हैं। यदि इन दोनों में से किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो दूसरी वस्तु की मांग स्वतः चेंज हो जाएगी। जैसे पेट्रोल महंगा होता है तो गाड़ियों की डिमांड कम हो जाती है, पेट्रोल सस्ता होता है तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि गाड़ी चलती किससे, पेट्रोल से। और पेट्रोल यदि नहीं मिलेगा तो गाड़ी खरीद के क्या करेंगे, और पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में है तो गाड़ी खूब चलाएंगे। ऐसे ही यदि गाड़ी की कीमत अधिक हो जाती है तो उसके लिए पेट्रोल उसका साथी है, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास है और गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल हमारे पास किस काम का। यदि गाड़ी की कीमत अधिक हो जाती है तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही यदि गाड़ी की कीमत कम हो जाती है तो गाड़ियाँ लोग अधिक मात्रा में खरीदेंगे, और गाड़ी अधिक मात्रा में खरीदेंगे तो पेट्रोल अधिक मात्रा में यूज होगा, और पेट्रोल अधिक मात्रा में यूज होगा तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। एक के भाव में दूसरी बेकार होती है, इसलिए एक की कीमत में परिवर्तन होगा तो डिमांड दूसरी की परिवर्तित हो जाएगी अपने आप। नंबर 6 आता है व्यापार चक्र, व्यापार की दशा में परिवर्तन, चेंज इन द कंडीशन ऑफ ट्रेड। व्यापारिक समृद्धि के काल, बूम पीरियड में मूल्यों में निरंतर गिरावट होती है, फिर भी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि मंदी काल, डिप्रेशन पीरियड में अधिकांश वस्तुओं की कीमतें घटती हैं, फिर भी इनकी मांग घटती है। तो कुछ व्यापार की दशाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अपने आप वस्तुओं की मांग भी परिवर्तित हो जाती है, व्यापार के दशा के अनुसार परिवर्तित होता है। नंबर 7 आता है बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन, चेंज इन द प्रोपेंसिटी टू सेव। यदि लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो निश्चित ही लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो इनकम होती है, हमारी सैलरी होती है, उस सैलरी में से हम क्या कर सकते हैं, खर्चा और बचत। यदि सारा खर्चा कर देंगे तो हमारे पास बचत नहीं होगी, और सारी बचत कर देंगे तो हमारे पास खर्चा नहीं होगा। लेकिन दोनों ही आवश्यक हैं। भविष्य के लिए बचत भी करना आवश्यक है और जिंदा रहने के लिए उपभोग करना भी आवश्यक है। यदि हम बचत की मात्रा बढ़ा देते हैं तो हमारे पास कंजम्पशन के लिए राशि कम पड़ जाती है या कम हो जाती है। यदि बचत के लिए मात्रा राशि कम कर देते हैं तो उपभोग के लिए हमारे पास खूब अधिक मात्रा में खर्चा किया जा सकता है। नंबर 8 आता है जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन, चेंज इन द क्लाइमेट एंड सीजन। देश के जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन के फलस्वरूप भी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़ों तथा पौष्टिक पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, जबकि गर्मी के मौसम में ठंडे पेय पदार्थों की आवश्यकता बढ़ जाती है। और गर्मी के अंदर गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती, सर्दी के अंदर ठंडे पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जलवायु तथा मौसम होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारी वस्तुओं की डिमांड में अपने आप परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसके बाद नंबर 9 आता है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशंका, एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस। भविष्य में कीमत में परिवर्तन होने की संभावना हो तो उपभोक्ता उसके लिए वस्तु की मांग में उपभोक्ताओं के लिए वस्तु की मांग परिवर्तित हो जाती है। जैसे यदि वस्तु की कीमत लगातार बढ़ रही होती है तो कीमत बढ़ने और भविष्य में वस्तु उपलब्ध न हो, इस संभावना के कारण वर्तमान में अधिक मात्रा में बढ़ी हुई कीमत पर भी वस्तु को खरीदा जा सकता है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत कम हो रही है तो वस्तु की कीमत कम होने के कारण भी वस्तु की मांग नहीं करते हैं। इसका कारण ये होता है कि भविष्य में वस्तु की कीमत कम होते होते बहुत ही नीचे चली जाएगी, तब जाकर के वस्तु को अधिक मात्रा में क्रय किया जाएगा। ये उपभोक्ताओं की टेंडेंसी होती है, क्योंकि जब किसी वस्तु का सीजन आता है तो उस सीजन में या कुछ मंदी तेजी का दौर आता है तो ऐसी दशा में वस्तु की जब कीमत बढ़ती रहती है तो उसे अधिक मात्रा में उसको
स्टोर करने के लिए खरीदते हैं। और जब वस्तुओं की कीमत घटती रहती है तो ऐसी दशा में वस्तुओं की कीमत का घटने का इंतज़ार किया जाता है और उसे कम मात्रा में क्रय करने का प्रयास किया जाता है। नंबर 10 आता है सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। किसी देश में सरकारी नीति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, उदार नीति और कठोर नीति। लिबरल पॉलिसी, उदार नीति में क्या होता है, यदि सरकार वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगने वाले करों में कमी, सरकारी अनुदानों में वृद्धि करती है तो इससे वस्तुओं की कीमत में कमी होती है तथा मांग में वृद्धि होती है। यदि उदार नीति अपनाई जाती है सरकार के द्वारा तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, इससे प्रोडक्शन अधिक मात्रा में बढ़ता है। यदि कठोर नीति होती है, स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, तो सरकार अनुदान देना बंद कर देती है। सरकार अनुदान देना तो बंद कर देती है, साथ ही टैक्स की राशि बढ़ा देती है। तो ऐसे में लोगों के पास में खर्च करने के लिए राशि कम हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है। ऐसी दशा में मांग की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा, कीमत ही बढ़ जाएगी, पैसा भी नहीं बचेगा, तो फिर क्रय कहाँ से करेंगे। नंबर 11 आता है मौद्रिक एवं साख नीति, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। यदि सरकार इन नीतियों के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करती है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, इसके फलस्वरूप वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से देश की जनता के अंदर वस्तुओं को क्रय विक्रय करने के लिए मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना और घटाने का कार्य किया जाता है। यदि सरकार इन पॉलिसियों के द्वारा मुद्रा की मात्रा देश में बढ़ाती है, जनता में बढ़ा देती है, तो लोगों के पास में परचेजिंग पावर आ जाती है, क्रय करने की शक्ति आ जाती है, धन आ जाता है, पैसा आ जाता है, इसलिए वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और यदि मुद्रा की मात्रा की सप्लाई कम कर देती है तो जनता में क्रय शक्ति कम हो जाती है, धन कम हो जाता है, ऐसे में वस्तु नहीं खरीदी जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। नंबर 12 आता है सामाजिक एवं भौतिक मूल्य, सोशल एंड मेटेरियलिस्टिक वैल्यू। यदि समाज भौतिकवादी विचारधारा से प्रभावित होता है तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि आध्यात्मिक विचारधारा से प्रभावित होता है तो मांग में कमी होती है। भौतिकवाद सुख सुविधाओं के प्रति यदि व्यक्ति ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है तो उससे संबंधित अधिक मात्रा में वस्तुओं को क्रय करेगा, शान शौकत बढ़ाएगा, अधिक से अधिक मात्रा में अपना अच्छा से अच्छा सुख अनुभव करेगा। लेकिन यदि आध्यात्मिकता की तरफ चला जाता है, आध्यात्मिक विचारधारा जब आ जाती है दिमाग में, तो व्यक्ति वस्तु कम से कम मात्रा में क्रय करने का प्रयास करेगा और कम से कम वस्तुओं से अपना जीवन यापन करेगा। उसे भौतिक सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए वो वस्तुओं का क्रय भी कम करता है, तो मांग भी कम हो जाती है। नंबर 13 तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नॉलेज। उस तकनीकी एडवांस टेक्नोलॉजी, यदि देश में औद्योगिक जगत में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो उत्पादन की मात्रा बढ़ने से प्रति इकाई लागत कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप भविष्य में कीमतों में कमी हो सकती है, और कीमतों में कमी होगी तो मांग में वृद्धि हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी अच्छी है और मैनेजिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जिससे कॉस्ट कम की जा सकती है, और कॉस्ट कम की जाएगी तो वस्तु की कीमत भी कम हो जाएगी, जिससे मांग बढ़ सकती है। दूसरा पिछड़ी तकनीकी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। यदि उद्योगों में पिछड़ी तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो वस्तु के उत्पादन में कमी, मूल्य में वृद्धि तथा वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी, क्योंकि यदि वस्तु की उत्पादन लागत अधिक होगी तो जायज़ बात है कि उस वस्तु की कीमत भी अधिक होगी, और जब वस्तु की कीमत अधिक होगी तो फिर उस वस्तु को क्रय करने वाले क्रेता भी कम रहेंगे, इसलिए उसकी मांग कम हो जाती है। तो ये था हमारा मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका ज़रूर पूरी तरह से अध्ययन करना है और इसे तैयार करना है। धन्यवाद।